दोस्तों, आवर्त सारणी के टॉपिक पर यह है हमारा तीसरा और अंतिम वीडियो है। इसके पहले भी हम 2 वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्वों के आवर्तिता से संबंधित गुणों की, जैसे परमाणु त्रिज्या के प्रकार, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणता और संयोजकता। इनमें आवर्त में क्या परिवर्तन होता है, वर्ग में क्या परिवर्तन होता है, इन तमाम प्रकार के जो आवर्तिता या उनके जो परिवर्तन है उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में आए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ कृष्ण कुमार स्वामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के बागावास। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तत्व के गुणों की आवर्तिता। आवर्तिता क्या होती है? जब आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे की ओर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर या फिर आवर्त के अनुसार यानी कि बाएं से दाईं ओर अध्ययन किया जाता है तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में आवर्तिता दिखाई देती है। आवर्तिता का मतलब है एक निश्चित परिवर्तन, या तो निरंतर कमी होना या निरंतर वृद्धि होना। तो जब आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे या आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो तत्वों के गुणों में एक निश्चित परिवर्तन दिखाई देता है। इस परिवर्तन को आवर्तिता कहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले परमाणु त्रिज्या की, एटॉमिक रेडियस। सामान्य शब्दों में एक परमाणु के केंद्र से इसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, परमाणु के केंद्र और इसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसको nm यानी कि नैनोमीटर में दर्शाते हैं। यहाँ पर कुछ राशियों के अंतर परिवर्तन है जो इंटरचेंज आपको याद रखने। 1 nm बराबर 10 एंगस्ट्रॉम या फिर 10 की पावर 3 पिकोमीटर या फिर 10 की पावर -9 मीटर। ये राशियों का आपस में परिवर्तन है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको काम में लेना पड़ेगा। तो 1 nm बराबर 10 एंगस्ट्रॉम या फिर 10 की पावर 3 पिकोमीटर या 10 की पावर -9 मीटर। परंतु प्रायोगिक निर्धारण और परमाणु की प्रकृति के आधार पर परमाणु त्रिज्या 4 प्रकार की होती है: सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या। तो ये सबसे पहला टॉपिक है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या का मतलब किसी परमाणु के केंद्र और उसके बाह्यतम संयोजकता कोश, आउटर वैलेंसी सेल के बीच की जो दूरी है इसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और परमाणु त्रिज्या का जो मापन है वो किसमें किया जाता है? नैनोमीटर में किया जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम या 10 की पावर 3 पिकोमीटर या फिर 10 की पावर -9 मीटर होता है। सबसे पहले देखते हैं सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस। एक अणु में सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणु, एक अणु है जो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है और उसमें जो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए परमाणु हैं उनके मध्य अंतरनाभिकीय दूरी यानी दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, अंतरनाभिकीय दूरी के आधे मान को, यानी कि जो दोनों परमाणु हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं सहसंयोजक बंध से, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, यह सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। और इस प्रकार की त्रिज्या प्राय अधातुओं में होती है। तो यहाँ पर सूत्र क्या बन सकता है? अर्थात सहसंयोजक त्रिज्या बराबर 1/2 × d, जहाँ पर d का मान क्या है? अंतरनाभिकीय दूरी, यानी कि जो 2 परमाणु हैं जो आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हुए हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी वो तो है अंतरनाभिकीय दूरी यानी कि d, और उसका 1/2 1/2 कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो वह जो मान निकल के आएगा वो क्या जाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या।
और सहसंयोजक त्रिज्या प्राय किसमें पाई जाती है? यह अधातुओं के अंदर पाई जाती है। अब अगर इसकी आवर्तीयता देखें तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। जबकि वर्ग में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाता है। कोषों की संख्या बढ़ने से दूरी बढ़ जाती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाता है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है तो परमाणु त्रिज्या अधिक हो जाती है। तो आपको सिंपली याद रखना है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ता है और परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, यानी कि परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। जबकि वर्ग में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है और परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। यह था सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में। अब देखिए धात्विक त्रिज्या। दो निकटवर्ती धातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान। सहसंयोजक त्रिज्या में सहसंयोजक बंध से बंधे हुए दो निकटवर्ती परमाणु थे, उनकी नाभिकों के बीच का आधा मान था। धात्विक त्रिज्या में दो निकटवर्ती धातु परमाणु हैं और उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान है। इसको धात्विक त्रिज्या कहते हैं। जैसे कॉपर में दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी 256 पिकोमीटर है, इसलिए उसकी धात्विक त्रिज्या क्या हो जाएगी? 256/2 बराबर 128 पिकोमीटर। सहसंयोजक त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या के बाद में है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या किसी आयन से संबंधित होगी, यानी कि धनायन या ऋणायन। तो किसी भी धनायन या ऋणायन की नाभिक और बाह्यतम संयोजकता कोश के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। किसी धनायन या ऋणायन की नाभिक और बाह्यतम संयोजकता कोश के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। धनायन का आकार अपने मूल तत्व से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि धनायन कब बनेगा? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कम हो जाएगी, जबकि प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, और प्रोटॉन उतने ही रहने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है और आकार छोटा हो जाता है। इसी तरह ऋणायन का आकार मूल तत्व से बड़ा होता है, क्योंकि ऋणायन तब बनता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ जाती है और प्रोटॉन उतने ही रह जाते हैं। तो ऋणायन का आकार मूल तत्व से बड़ा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ने से इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको पुराने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षित करेंगे और वो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है और आकार बड़ा हो जाता है। तो ध्यान रखें, धनायन का आकार छोटा हो जाता है और ऋणायन का आकार अपने मूल तत्व से बड़ा हो जाता है। अब है वान डेर वाल त्रिज्या। ठोसों में अनाबंधित, यानी कि जो आपस में बंध नहीं बनाए हुए हैं लेकिन फिर भी पास पास स्थित हैं, अनाबंधित दो निकटवर्ती परमाणुओं की नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान। ठोसों में अनाबंधित दो निकटवर्ती परमाणुओं की नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। यह त्रिज्या अधातुओं में और उत्कृष्ट गैसों के लिए प्रयुक्त होती है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें एक ही परमाणुविक होती हैं, आपस में बंध नहीं बनाती हैं। ठोस अवस्था में वान डेर वाल त्रिज्या सबसे कम होती है, जबकि गैस अवस्था में वान डेर वाल त्रिज्या का मान अधिकतम होता है। तो ये तो केवल वान डेर वाल त्रिज्या का है कि ठोस में कम होती है और गैस में ज़्यादा होती है। अगर हम इन सभी त्रिज्याओं की मान का तुलनात्मक अध्ययन करें तो सबसे बड़ी त्रिज्या होती है वान डेर वाल त्रिज्या, उससे छोटी होती है धात्विक त्रिज्या और सबसे छोटी होती है सहसंयोजक त्रिज्या। तो वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी, उससे छोटी धात्विक त्रिज्या और उससे छोटी सहसंयोजक त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या का संबंध अगर अणुभार से देखा जाए तो ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि वान डेर वाल त्रिज्या अणुभार की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर अणु का मान बढ़ता जाएगा, अणुभार बढ़ेगा, तो वान डेर वाल त्रिज्या के मान में कमी आती जाती है। इसीलिए अगर हम हैलोजनों की बात करें
तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, जैसे ही आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसका अणुभार बढ़ता जाता है, और अणुभार बढ़ेगा तो उसकी वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी F2, उससे कम Cl, उससे कम Br, फिर I और एस्टेटिन। तो हैलोजन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अणुभार बढ़ता है और वान डेर वाल त्रिज्या के मान में कमी होती जाती है। अब हम एक इंपॉर्टेंट शब्द की बात करते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अभी बार बार आपने पढ़ा प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है? धनावेशित नाभिक द्वारा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए लगाया गया आकर्षण बल नाभिकीय आवेश कहलाता है। आप सब जानते हैं कि जो परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं यानी कि धनावेशित होती है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं यानी कि ऋणावेशित होते हैं। तो जो नाभिक के प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए एक बल लगाते हैं, और नाभिक के द्वारा लगाया जा रहा है इसलिए उसको नाभिकीय आवेश कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, नाभिक यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए जितना बल लगा रहे हैं वो सारा का सारा बल नाभिकीय आवेश कहलाता है। नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल का जो मान इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस किया जाता है, नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल का जो मान इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस किया जाता है वह प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। यह जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है इसका मान नाभिकीय आवेश से कम होता है। क्यों होता है, एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक क्लास है जिसमें आगे आगे टीचर खड़ा है और पीछे 10 लाइनें बनी हुई हैं जिसमें स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सपोज कीजिए टीचर बोल रहा है, जिस स्पीड से बोल रहा है वो पूरी क्लास के लिए एक ही स्पीड से बोल रहा है, तो टीचर के द्वारा जितनी तेज आवाज में बोला जा रहा है वो तो है नाभिकीय आवेश। लेकिन अब सोचिए जो पहली लाइन में बच्चे बैठे हैं उनको कितना तेज सुनाई देगा, फिर दूसरी लाइन वालों को कितना सुनाई देगा, और जो सबसे लास्ट वाली लाइन है उसको कितना सुनाई देगा। तो आप देखेंगे हर लाइन के बच्चे को जो सुनाई देने का लेवल है वो अलग अलग होगा। तो जो बच्चा सुन रहा है वो तो है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जबकि टीचर जो बोल रहा है वो है नाभिकीय आवेश। वो बात अलग है कि टीचर पूरी क्लास के लिए एक ही आवाज से बोल रहा है, यानी कि नाभिक सभी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए एक समान बल लगाती है, लेकिन दूरी बढ़ने के साथ साथ जिस तरीके से प्रत्येक बच्चे को आवाज सुनाई देने का लेवल अलग अलग होता है, ऐसे ही दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल का मान भी अलग अलग होता है, और इसको प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। यह जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है इसका मान नाभिकीय आवेश से कम होता है, क्योंकि बहु इलेक्ट्रॉनीय अणु जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसमें बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण के अलावा जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उनका प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है। अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोकते हैं, इसके वजह से भी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है। अब चारों प्रकार की परमाणु त्रिज्या और प्रभावी नाभिकीय आवेश को पढ़ने के बाद हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो इंपॉर्टेंट हैं 3 कारक। पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करता है। इसके अलावा कक्षाओं यानी कि कोषों की संख्या, और तीसरा है परिरक्षण प्रभाव। तो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, कक्षाओं की संख्या और परिरक्षण प्रभाव। अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश। परमाणु त्रिज्या प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी मैंने आपको बताया प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितने ताकत से आकर्षित होता है, कितने प्रभाव से आकर्षित होता है, वही प्रभावी नाभिकीय आवेश है। तो अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षित होगा तो परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा और परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी। तो परमाणु त्रिज्या प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा है कक्षाओं की संख्या। तो यह प्रभाव केवल वर्ग में मिलता है, क्योंकि आवर्त में तो कोषों की संख्या एक ही रहती है। तो वर्ग में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाती है,
और जब नया कोष आएगा तो दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या के मान में भी वृद्धि होती है। इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान कोषों की संख्या के समानुपाती होता है। तो दो चीजें आई, प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है और कोषों की संख्या परमाणु त्रिज्या के समानुपाती होती है। अब देखते हैं तीसरा, परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। यह प्रभाव संक्रमण तत्वों में होता है। संक्रमण तत्वों का मतलब है डी ब्लॉक के तत्व। तो यह प्रभाव संक्रमण तत्वों में होता है। इनमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता जाता है। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें जैसे जैसे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो डी कक्षक हैं वो N-1D होते हैं, यानी कि बाह्यतम संयोजकता कोष के अंदर के कोष में आते हैं, जिससे इन S कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक तो है नाभिकीय आकर्षण बल, तो जो नाभिक के प्रोटॉन है वो इस S कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचते हैं, और दूसरा है डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल। अब ये डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के अंदर आ जाते हैं, इसलिए ये जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है इनको बाहर की तरफ ही धक्का मारते हैं, अंदर आने से रोकते हैं। तो S कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर दो प्रकार के बल लगे, एक तो नाभिकीय आकर्षण बल, दूसरा डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल। डी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम S कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आकर्षण बल से बचाने के लिए जो लगाया गया प्रतिकर्षण बल है, इसी को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अर्थात ये जो S कक्षक के अंदर डी इलेक्ट्रॉन हैं, ये S कक्षक को अंदर आने से रोकते हैं, जो नाभिकीय आवेश इस पे लग रहा है उसके मान को कम करते हैं, इसलिए इसको परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। डी इलेक्ट्रॉन S कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को अंदर आने से रोकते हैं, उसको प्रतिकर्षित करते हैं, इसी को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अब हम यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव का संबंध देखते हैं। सबसे पहले, अगर नाभिकीय आकर्षण बल इज ग्रेटर देन परिरक्षण प्रभाव हो, यानी कि नाभिकीय आकर्षण बल का मान परिरक्षण प्रभाव से अधिक हो, इसका मतलब क्या है कि नाभिक बाह्यतम संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों को जो आकर्षित कर रही है वो बल, और डी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों को जो प्रतिकर्षित कर रहे हैं वो बल। इन दोनों में से अगर नाभिक का बल ज्यादा हो तो नाभिक बाह्यतम संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगी, जिससे उसके आकार में कमी हो जाती है, और ऐसा स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक होता है। उसके बाद में कि नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव दोनों के मान बराबर हो जाएं तो आकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों के जो आकार वो लगातार समान रहेंगे, और ऐसा मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट और निकेल में होता है। इसके बाद में कि नाभिकीय आकर्षण बल का मान परिरक्षण प्रभाव से कम हो तो आकार बढ़ जाएगा, और ऐसा कॉपर और जिंक में होता है। किसी सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी का मतलब होता है ऐसी श्रेणी जिसमें सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। इसमें जिस सदस्य पर ऋणावेश ज्यादा होता है उसकी त्रिज्या अधिक बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन कम होते हैं। ऋणावेश तभी ज्यादा होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़े हुए होंगे और उसमें प्रोटॉन की संख्या कम रह जाएगी। जैसे P-3, S-2 और Cl-, इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 18, लेकिन क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं और फास्फोरस में 3 जुड़े हुए हैं। तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा फास्फोरस में है, इसलिए आकार इसका ज्यादा बड़ा होगा, इससे कम सल्फर वाला सल्फाइड का होगा और उससे कम क्लोराइड का होता है। तो सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी में जिस पर ऋणावेश ज्यादा होगा उसका आकार बड़ा होता है। सम प्रोटॉनिक श्रेणी की बात करें जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी तो उसमें जिस सदस्य में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसी की त्रिज्या बड़ी होती है। यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है कि अस और इक आयनों में अस आयन की त्रिज्या बड़ी होती है। जैसे Fe+2
और Fe+3, तो फेरस और फेरिक। तो यहाँ पर पहला तो है फेरस अस और दूसरा है इक। तो अस और इक वाले जो आयन होते हैं उनमें अस की त्रिज्या बड़ी होती है, यानी कि फेरस ग्रेटर देन फेरिक। ऐसे ही Sn+2 और Sn+4 स्टेनस और स्टेनिक, तो यहाँ पर भी अस की ज्यादा होगी, इसलिए स्टेनस इज ग्रेटर देन स्टेनिक। सिंपल सी बात है, अगर हम परमाणु त्रिज्या यानी कि आकार की बात करें तो वो ऋणावेश के समानुपाती होता है। तो ऋणावेश अगर बढ़ेगा, जैसे हमने ऊपर वाले में देखा, तो आकार बढ़ेगा, और धनावेश बढ़ेगा, जैसे नीचे +2 +3 देखा, तो धनावेश बढ़ने के साथ साथ आकार के मान में कमी आती जाती है। हमारा पहला जो गुण था परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार, वो पूरा हुआ। दूसरा देखते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनीजेशन एंथैल्पी। एक विलगित गैसीय परमाणु की आद्य अवस्था। इन शब्दों पर गौर करें। विलगित का मतलब होता है पृथक, आइसोलेटेड, अलग से निकला हुआ। गैसीय का मतलब गैसीय, तो गैस के परमाणु ही एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं, इसलिए विलगित जो परमाणु है वो गैसीय अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। और आद्य अवस्था का मतलब होता है मूल अवस्था, जहां उस परमाणु की ऊर्जा के मान में न तो वृद्धि की गई है और न ही कमी की गई है, उसको आद्य अवस्था कहते हैं। तो फिर से देखिए, एक विलगित गैसीय परमाणु की आद्य अवस्था में संयोजकता कोश, यानी कि जो बाह्यतम कोश होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, वो संयोजकता कोश है। तो संयोजकता कोश से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा, कि किसी भी परमाणु है उसका एक इलेक्ट्रॉन में बाहर निकालना है, उसके लिए कम से कम कितनी ऊर्जा दें कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसको आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। और इसको ΔIH से दर्शाते हैं। इसका मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है। जैसे कोई धातु है M, गैसीय अवस्था में है, इसको अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी दे देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा M+ में, ये भी गैस अवस्था में। और M+ में अगर बदल गया है तो इसमें से क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो गया है। तो ऐसा करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ऊर्जा इसलिए दी जाती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ, प्रोटॉन के साथ आसानी से अलग नहीं होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और उस बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए सदैव ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है। याद रखें, हमेशा धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन से प्रायक्रमिक आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। क्रमिक का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी, और तीसरा निकालने के लिए तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और ये प्राय बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है वैसे वैसे उसका आकार छोटा हो जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, नाभिक का उस इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है, और उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से प्रायक्रमिक आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाते हैं और नाभिकीय आवेश उतना ही रहता है। इसलिए जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है उससे द्वितीय आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है, और उससे तृतीय ज्यादा होती है, और इसी तरीके से ये बढ़ती जाती है। अक्रिय गैसों की आयनन एंथैल्पी यानी कि 18वां जो वर्ग है, उत्कृष्ट गैस है, उसके आयनन एंथैल्पी उच्च होती है, और क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी निम्न होती है। ये आपको याद रखना है, अक्रिय की उच्च और क्षार धातुओं की निम्न होती है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर कंपटीशन के बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहले तो कुछ संबंध है कि आयनन विभव यानी कि आयनन जो एंथैल्पी है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, बार बार शब्द आ रहा है, आप जानते हैं कि नाभिक इलेक्ट्रॉनों को जितना प्रभाव से, जितने बल से आकर्षित करती है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश है। तो जब वो आकर्षण बढ़ जाएगा तो उसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी और आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाएगा।
ऐसे ही आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभावी नाभिक का आवेश कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। तो आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव प्रभावी नाभिक के आवेश के समानुपाती और आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवर्त में आयनन विभव बढ़ता है, क्योंकि एक ही आवर्त में कोष तो एक ही रहता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, और वर्ग में घटता है। एक ही कक्षा में कक्षकों की भेदन क्षमता का क्रम वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें भेदन क्षमता का क्रम, तो S सबसे ज्यादा, P उससे कम, D उससे भी कम और F सबसे कम। तो S P D F लगातार कम होता हुआ जाता है भेदन क्षमता। अर्थात S कक्षक से इलेक्ट्रॉन सबसे कठिनाई से निकलेगा, क्योंकि नाभिक के पास में होता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्रम दिए हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। द्वितीय आवर्त के तत्वों का क्रम, तो देखिए Ne की, यानी अभी मैंने आपको बताया था कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनकी आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है। तो देखिए Ne सबसे ज्यादा, फिर उससे कम F, फिर N, फिर O, C, Be, B और Li। यहाँ पर नोट कीजिए N और O का क्रम चेंज हो गया है। ऐसे ही तृतीय आवर्त के तत्वों का क्रम भी आपको याद रखना है। Ar, Cl, P, S, Si, Mg, Al और Na। यहाँ पर भी P और S का क्रम चेंज हो गया है। अब कभी कभी टिपिकल बनाने के लिए क्या करता है, वह तत्वों के नाम नहीं देख करके उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देता है, तो वो भी बहुत सिंपल है, आप देखिए। S2P6 सबसे ज्यादा, क्योंकि 18वां वर्ग है। फिर S2P5 17वां वर्ग आ गया। फिर देखिए P4 नहीं आएगा, पहले आएगा S2P3, फिर आएगा S2P4। यहाँ पर वही क्रम चेंज है, वही ऊपर वाला ही है। ऊपर वाला जो दूसरा और तीसरा आवर्त है उसी का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। फिर आपका जाएगा S2P2, S2, S2P1 और S1। इसको आप बार बार दोहराएं, बार बार याद करें। आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज है 5D तत्वों की आयनन एंथैल्पी। 5D तत्वों की आयनन एंथैल्पी 4D तत्वों से अधिक होती है। वैसे तो होना क्या चाहिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5D का मान 4D से अधिक हो गया। क्यों? उसका रीजन है लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन के कारण 5D का आकार समान रह जाता है, परंतु नाभिक के आवेश जो है उसमें प्लस 32 इकाई का अंतर आ जाता है, यानी कि इतने प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, 32 प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, लेकिन आकार लगभग उतना ही रह जाता है। इस वजह से 5D जो तत्व हैं इनकी आयनन एंथैल्पी 4D तत्वों से अधिक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, समझिए इस बात को कि यहाँ पर लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार तो उतना रह जाता है, लेकिन जैसे ही नए वर्ग में जाओगे वैसे एक नया कोष आ जाएगा और वहाँ पे 32 जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है उनके मान में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है वे प्रबल अपचायक होते हैं, और जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है वे प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो आयनन विभव का अगर हम अलग अलग चीजों के साथ संबंध देखें तो संबंध देखिए, आयनन विभव व्युत्क्रमानुपाती होता है धात्विक गुण के, समानुपाती होता है अधात्विक गुण के, और फिर से व्युत्क्रमानुपाती होता है क्रियाशीलता के। आयनन विभव समानुपाती केवल अधात्विक गुण के, जबकि धात्विक गुण का भी व्युत्क्रमानुपाती और क्रियाशीलता का भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरीके से आयनन विभव हाइड्रोक्साइड की प्रबलता का भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाइड्रोक्साइड की प्रबलता का भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवर्त में हाइड्रोक्साइड की प्रबलता घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोक्साइड की प्रबलता घटती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइड की प्रबलता बढ़ती है। इसलिए LiOH और BeOH की अगर अपन बात करें, LiOH और BeOH की बात करें तो आपके यहाँ पर ज्यादा मान किसका रहेगा? LiOH का मान अधिक रहेगा। इसी तरीके से
अगर आप Be और Ba की बात करें, Be और Ba की बात करें तो यहाँ पर मान किसका अधिक होगा? Ba का, क्योंकि Ba वर्ग में नीचे आता है इसलिए उसका मान बढ़ जाएगा, जबकि Li और Be के अंदर Li पहले आता है इसलिए इसका मान अधिक होता है। अब है तीसरा गुण, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से संबद्ध ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। यह आयनन एंथैल्पी का उल्टा है। आयनन एंथैल्पी में हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, जबकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है। किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से संबद्ध ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इसको डेल EgH से दर्शाते हैं। इसका मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि जो आपका आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो देखिए, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। जब ऊर्जा मुक्त होती है तो डेल EgH का मान ऋणात्मक होता है। ऐसा तब होता है जब कोई परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता हो, जैसे हैलोजन, यानी कि ऐसे तत्व जो खुद इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हैं, ऋण विद्युतीय प्रकृति दर्शाते हैं, उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसका मान ऋणात्मक होता है। जब ऊर्जा अवशोषित होती है तो डेल EgH का मान धनात्मक होता है, और ऐसा तब होता है जब कोई परमाणु पहले से ही स्थायी हो और इसको इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं हो, यानी कि जो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए, जहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहता नहीं है लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती जोड़ना चाहें तो वहां पर हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में उसका मान धनात्मक आएगा। जबकि अगर कोई खुद ही इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार बैठा है तो वह स्थायी होने के लिए अपनी ऊर्जा के मान में कमी करता है और उसके जो मान है वो ऋणात्मक आता है। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जहां इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ रहा हो वहां ऋणात्मक, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश की जाती है वहां पर उसका मान धनात्मक होता है। अब याद रखिए, प्राय आवर्त में डेल EgH अधिक ऋणात्मक होती जाती है और वर्ग में कम ऋणात्मक होती जाती है। आवर्त में अधिक ऋणात्मक और वर्ग में कम ऋणात्मक होती जाती है। ऑक्सीजन के लिए डेल EgH का मान है -141 किलो जूल प्रति मोल। सल्फर से कम है, जबकि सल्फर का मान कितना है? -200 किलो जूल प्रति मोल, इससे कम ऋणात्मक है। यानी कि ऑक्सीजन के लिए जो डेल EgH का मान है वो सल्फर से कम ऋणात्मक है। और अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के डेल EgH का मान -328 किलो जूल प्रति मोल है, वो भी क्लोरीन के मान से कम है जो कि -349 किलो जूल प्रति मोल है। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधिक ऋणात्मक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों का आकार छोटा होता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अनुभव करता है, आसानी से आ नहीं पाता है, इसलिए इसके मान ज्यादा होते हैं। द्वितीय आवर्त में Be यानी कि बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन के डेल EgH का मान धनात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि Be जो होता है ये और नाइट्रोजन और नियोन, तो इनमें से Be और Ne तो पूर्ण पूरित विन्यास वाले होते हैं और नाइट्रोजन अर्ध पूरित विन्यास वाला होता है। Be और Ne पूर्ण पूरित होते हैं जबकि नाइट्रोजन अर्ध पूरित होता है। अब होते क्या है? तो Be में तो कंप्लीट S2 आता है, जबकि Ne में कंप्लीट S2P6 आता है, जबकि आपके नाइट्रोजन के अंदर P3 विन्यास आता है। इसलिए ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं।
अब इसका संबंध भी देख लीजिए। तो डेल EGH आकार के व्युत्क्रमानुपाती है, स्थायी विन्यास के व्युत्क्रमानुपाती है, परिरक्षण प्रभाव के भी व्युत्क्रमानुपाती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो आकार के व्युत्क्रमानुपाती, स्थायी विन्यास के व्युत्क्रमानुपाती, परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है। अब अगला गुण है विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी यौगिक में परमाणुओं द्वारा बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। किसी यौगिक में परमाणुओं द्वारा बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है, ऑक्सीकरण संख्या के भी समानुपाती होती है। ये जो संबंध है ये आपको याद रखने हैं। अब इसके आधार पर जैसे कुछ प्रश्न हैं जिसको हम हल करेंगे, जैसे कि O-, O और O+। तो ऑक्सीजन के 3 अलग अलग यहाँ पर स्थितियां हैं, एक धनावेशित, एक ऋणावेशित और एक उदासीन। तो इसके आधार पर अगर हम विद्युत ऋणता की बात करें तो O-, फिर उसके बाद में O और उसके बाद में O+। ऐसे ही अगर हम आवेश के आधार पर बात करें तो Mn+2, फिर इससे ज्यादा Mn+3, +4, +5, +6 और +7। जैसे जैसे आप इधर जाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत ऋणता का मान बढ़ता जाता है। जिस संकरित कक्षक में S गुण अधिक होता है उसके भी विद्युत ऋणता अधिक होती है। जैसे कि Sp, Sp2 और Sp3 की बात करें तो S गुण ज्यादा किसमें है? Sp में। Sp में 50% S गुण है, इसलिए इसमें विद्युत ऋणता का मान अधिक होगा। Sp2 के अंदर उसका मान कम हो जाता है, 33% रहता है और Sp3 में 25% ही रह जाता है। इसलिए Sp, Sp2 और Sp3 में विद्युत ऋणता का क्रम सर्वाधिक Sp, उससे कम Sp2 और सबसे कम Sp3 के अंदर होता है। तो ये सारे के सारे क्रम आपको याद रखने, कंपटीशन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब अगला गुण देखते हैं संयोजकता या वैलेंसी। किसी परमाणु के बाह्यतम संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाह्यतम संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। किसी एक वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। एक वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, इसलिए एक वर्ग के सभी तत्व समान संयोजकता दर्शाते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रायः संयोजकता पहले बढ़ती है और बाद में घटती जाती है। पहले बढ़ती है और बाद में घटती जाती है। ये एक सामान्य परिभाषा है संयोजकता की जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रूप से आप ये समझें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक यानी कि बाह्यतम संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान या प्रदान करता है। अगर उसको इलेक्ट्रॉन लेने में सुविधा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जबकि त्यागने में सुविधा होती है तो वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो यह सटीक परिभाषा है संयोजकता की कि बाह्यतम संयोजकता कोश में अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक रूप से किए गए इलेक्ट्रॉनों का आदान या प्रदान संयोजकता कहलाता है। जैसे क्लोरीन के बाह्यतम संयोजकता कोश में 7 होते हैं और वो अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए उसकी संयोजकता -1 होती है। जबकि सोडियम के बाह्यतम संयोजकता कोश में 1 होता है और उसके आंतरिक कोश में 8 होते हैं, इसलिए वो 7 नए ग्रहण करने के बजाय अपने बाह्यतम संयोजकता कोश का अतिरिक्त 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और अपने आप अष्टक प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसकी संयोजकता +1 होती है। तो ये दोनों परिभाषाएं आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा हुआ, आवर्तिता का जो टॉपिक था ये भी पूरा हुआ। हमारे चैनल के जो दूसरे अदर टॉपिक्स पे बने हुए इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जहाँ पर जाकर के आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार इस वीडियो को फिर से देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।